देखो सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 आज ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहे हैं। 2 दिनों में इन दोनों ही फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन भी क्रॉस कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों ही फिल्में अपने फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट थी, जिसे खींच कर मेकर्स ने अब तक काम चलाया। रोहित शेट्टी और अनीस बज्मी दोनों ने ही अपने फ्रेंचाइज से खूब मिल्किंग की। तो मेकर्स अगली कौन सी स्ट्रेटजी बिठाने वाले हैं और कौन सी होगी कॉप यूनिवर्स और भूल भुलैया फ्रेंचाइज की अगली फिल्म। जैसा कि चुलबुल पांडे की एंट्री सिंघम अगेन के मिड क्रेडिट सीन में दिखाई गई, तो अगर चुलबुल पांडे दूसरे डायमेंशन से कूदकर सिंघम फ्रेंचाइज में आएंगे तो दबंग 4 का क्या होगा, रणवीर सिंह की सिम्बा 2 का क्या होगा, उमर हफीज की पूरी फैमिली को खत्म कर चुके सिंघम अब कौन से मिशन पर जाएंगे, वहीं भूल भुलैया 3 का अगला पार्ट कौन सा आएगा, और अगर तृप्ति, विद्या जी, माधुरी जी असली मंजुलिका नहीं थे तो कौन थी असली मंजुलिका, और क्यों भूल भुलैया 3 के 2 क्लाइमेक्स शूट किए गए थे। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन। सो जिस तरह खाने में सॉल्ट बारिश विदाउट थंडरबोल्ट नहीं हो सकती, वैसे ही एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स बिना स्पॉयलर्स के एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो भाई स्पॉयलर्स तो रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंघम अगेन की, जिसके लिए जानेंगे ब्रीफ में इसकी कहानी। तो देखो सिंघम अगेन की कहानी स्टार्ट होती है अवर बिलव्ड सिंघम से, जो कि थोड़े से बुढ़े हो गए, लेकिन उनका ट्रांसफर बंद नहीं हुआ है। पहले शिवगढ़, फिर गोवा और मुंबई और अब जम्मू एंड कश्मीर। और हाँ, साथ ही में सिंघम डीएसपी से प्रमोट होकर अब एसएसपी भी बन चुके होते हैं। उधर सिंघम पर अटैक करने के लिए उमर हफीज यानी जेकी श्रॉफ का कैरेक्टर अपने 8-10 पंटर्स को लेकर आता है और अकेले जा रहे सिंघम को घेर लेता है। सिंघम वही धोबी गार्ड बना देता है और बिना साबुन लगाए सबको पटक पटक के इतना धोता है कि बेचारे जहाज छोड़ने लगते हैं। और सिंघम उमर हफीज यानी जेकी श्रॉफ को पकड़ लेता है। फिल्म की कमजोर लेग पीस जैसे कमजोर राइटिंग के बदौलत सूर्यवंशी में जो विलन यानी उमर हफीज इतना पावरफुल और चालाक होता है, वो खुद सिंघम के सामने आके सरेंडर कर देता है। सिंघम पर हुए अटैक की वजह से अपने होम मिनिस्टर यानी रवि किशन सिंघम को एक नई स्क्वाड फॉर्म करने के लिए कहते हैं, जिसका नाम रखा जाता है शिवा स्क्वाड। इसका चीफ सिंघम को बनाया जाता है और मिनिस्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यू विल हैव फुल अथॉरिटी टू टेक एक्शंस एंड टू फॉर्म योर ओन टीम। उधर सिंघम की वाइफ यानी करीना कपूर रामायण की होस्ट होती है और फेज में रामायण दिखा रही होती है और मेकर्स उसी रामायण को पूरी तरह से अपनी फिल्म में ब्लेंड कर देते हैं। लेकिन इस सिंघम फ्रेंचाइज के रावण की एंट्री से पहले जैसे साउथ सुपरस्टार्स का गुणगान किया जाता है, वैसा ही हर कोई कहता है कि वो ऐसा है, वैसा है, ये उखाड़ देगा, ऐसा कर देगा, इसकी माँ का अदरक लहसुन। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम। रामायण के पैरेलल चल रही इस कहानी में सबसे पहले शक्ति शेट्टी की एंट्री होती है, जो कि मेन विलन यानी अर्जुन कपूर के कुछ गुंडे को पकड़ लेती है। लेकिन अर्जुन कपूर यानी डेंजर लंका पूरा पुलिस स्टेशन फूंक देता है और अपने लोगों को ले जाता है। उसके बाद अपने अर्जुन कपूर की नजर अरबाज की वाइफ के बाद सिंघम के बीवी पर जाती है। वो उसे किडनैप करके ले ही जा रहा होता है कि इधर अपना दया उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इंजर्ड हो जाता है और वो अवनी को नहीं बचा पाता और यहाँ पर दया को एज अ जटायु दिखाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद एंट्री मारते हैं गुलाटी स्टार टाइगर श्रॉफ, जिनको सांप बिच्छू काटने एवं गोली लगने पर भी कुछ नहीं होता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। एसीपी सत्या यानी टाइगर श्रॉफ से यहाँ लक्ष्मण जी को रिजेंबल किया जाता है। एसीपी सत्या किसी भी तरह से सिंघम की वाइफ को बचाकर अपने गांव ले जाता है। अर्जुन कपूर वहां पहुंचकर उसके घर पर भी दिवाली मनाने लगता है और पूरे घर को आग लगा देता है और अवनी को ले जाता है। अपना डेंजर लंका यानी कि अर्जुन कपूर अवनी को श्रीलंका ले जाता है और कहता है कि अपने बाप का, दादा का सबका बदला लेगा ये अर्जुन, और अपने दादा उमर हफीज की रिहाई की डिमांड भी करता है। सिंघम की पूरी टीम को पता होता है कि अवनी को श्रीलंका ले जाया गया है, फिर भी सिम्बा की एंट्री होती है जो बिना मतलब श्रीलंका चला जाता है, जस्ट टू ब्लेंड द रामायण, जैसे कि हनुमान जी गए थे। इसके बाद एक एक करके कॉप यूनिवर्स के सारे लोग आ जाते हैं। अक्षय यानी सूर्यवंशी, टाइगर यानी अपनी एसीपी सत्या, फिर शक्ति शेट्टी यानी दीपिका, फिर रणवीर सिंह एंड 59 अदर्स। ये सब मिलकर लड़ते हैं अपने नल्ले डॉन अर्जुन कपूर से और अपना सिंघम उसके बीचों बीच झंडा गाड़ देता है। फिल्म के एंड तक जनता अगर किसी का इंतजार कर रही होती है तो वो होते हैं सलमान खान। फिर जाकर मिड क्रेडिट सीन में सलमान की एंट्री होती है और पहली बार अपने चुलबुल पांडे बियर्ड में दिखते हैं, लेकिन बस 5-10 सेकंड के लिए। और वो सिंघम जैसे इतने बड़े ऑफिसर के केबिन में जाके सैल्यूट ना सलाम, सीधा कहते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, अब आएगा मजा। हम तो सलमान खान के चक्कर में आए थे, लेकिन अंदर जाके देखा तो खान साहब थे ही ना। लेकिन साला पिक्चर कल्ट थी, वहीं पे दिखाया जाता है कि टू बी कंटिन्यूड विद चुलबुल पांडे। ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी के पास सिंघम अगेन की कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। उनकी पूरी फिल्म में फैशन शो की तरह अलग अलग स्टार आए, रैंप वॉक किया और चले गए। देखो सलमान के कैमियो का सही उपयोग वाईआरएफ वालों ने अपनी पठान में किया था और इसीलिए उस फिल्म ने फाड़ के रख दिया था। अगर सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे को डाल दिया गया है तो समझो दबंग 4 में सिंघम भी होंगे। फिर जनता पूछ रही है कि क्या सिम्बा 2 में किलविल पांडे की एंट्री हो सकती है या फिर एफआईआर वाले गोपी या फिर कांस्टेबल बिल्लू की। और शायद आने वाले टाइम में अपने को शक्ति शेट्टी यानी दीपिका पादुकोण की भी एक अलग से फिल्म देखने को मिलेगी। एंड द सेम गोज विद अपने एसीपी सत्या यानी टाइगर, क्योंकि इन दोनों का इंट्रो सिंघम अगेन में दिखा दिया गया है।
सो अब बात करेंगे भूल भुलैया 3 की। नाम वही कहानी नहीं के अंदाज में BB3 की कहानी स्टार्ट होती है रूहान यानी कार्तिक और टीलू यानी अरुण कुशवाहा से, जो कि भूत भगाने के नाम पर लोगों का हुतिया बनाते हैं। फिर मीरा यानी तृप्ति दिमरी इनसे मिलती है क्योंकि उसे ऐसे ही एक ढोंगी भूत भगाने वाले बाबा की तलाश होती है और वो कहती है कि मेरे गाँव चलो, वहाँ पर हमारा महल है, लेकिन भूत की झूठी अफवाह की वजह से वो बंद पड़ा है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे। रूहान और टीलू अपने बोरिया बिस्तरा लेकर वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर के लोग दरवाजा खोल देते हैं और महल बेचने का पूरा प्रोग्राम सेट कर देते हैं। तभी उन्हें महल के एक और दरवाजे के बारे में पता चलता है। राजपुरोहित के मना करने के बाद भी रूहान उसे भी खोल देता है। इसी बीच तृप्ति को एक फोटो मिलती है मंजुलिका की, लेकिन उस पर विद्या बालन पेंट गिरा देती है और इसके बाद होता है असली तांडव। विद्या बालन माधुरी दीक्षित की चोटी पकड़ के ऊपर ले जा रही होती है। पूरा ड्रामा होता है, सबकी फटके हाथ में आ जाती है। लोग माधुरी दीक्षित और विद्या में कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। तभी आग से एक आत्मा निकलती है और उसके चेहरे पर मास्क होता है। जब लोग उसे मास्क हटाने को कहते हैं तब जाकर पता चलता है कि वो तो हूबहू कार्तिक आर्यन जैसा दिखता है। फिर कहानी में 200 साल पहले ले जाती है, जहाँ पता चलता है कि राजा अपना पूरा राजपाट अपने बेटे देवेंद्र नाथ को देने वाले होते हैं, लेकिन उनकी दोनों बेटियां मंजुलिका यानी विद्या और अंजुलिका यानी माधुरी दीक्षित को पता चल जाता है कि देवेंद्र यानी उनके भाई को नाचने गाने का शौक है और वही आमिर तोमार पर फुल मीठे अंदाज में डांस करता है। यही चीज वो अपने बाप यानी महाराजा को दिखा देती है और उनसे कहते हैं कि आप इसे राजपाट सौंपने की सोच रहे हो, ये इस लायक है। राजा को देवेंद्र नाथ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे जिंदा जलाने का आदेश दे देते हैं, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों को भी राज सिंहासन नहीं देते क्योंकि उन्होंने सबके सामने देवेंद्र नाथ को एक्सपोज कर दिया था, जिससे राजा की बहुत बेइज्जती हुई थी। वही देवेंद्र नाथ आगे चलकर आमिर तोमार पर डांस करता है और सबकी गेंद फाड़ के रख देता है, लेकिन उसे किसी भी तरह से पकड़ लिया जाता है। माधुरी और विद्या फिर से इस बार अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म होती है। लोग उनसे कहते हैं कि इसे जला के खत्म कर दो, लेकिन वो दोनों ही कहती हैं कि आज से 200 साल पहले यही गलती की गई थी जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ। वो उसे माफ कर देती है और अपनी बहन की नजरों में नफरत के बजाय प्यार देखकर देवेंद्र नाथ भी पिघल जाता है और इमोशनल हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अब इस फिल्म की 2 एंडिंग लिखी गई थी। 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए थे इस फिल्म के, सो दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। इनफैक्ट क्या हुआ था, जब हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी सबके पास, तो सिर्फ ये 5-1 लोगों को छोड़कर किसी के पास लास्ट के 15 पेज गए ही नहीं थे। हाँ, सो वो स्क्रिप्ट लास्ट 15 पेजेस के बिना गई थी सबके पास। इवन जो AD डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबके पास ऐसे ही स्क्रिप्ट गई है विदाउट द क्लाइमैक्स, विदाउट द लास्ट 15 पेजेस। सारे लोग एंड में पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार का कैमियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म का प्लॉट काफी सही होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में मेकर्स मात खा जाते हैं। जैसे BB1 की कहानी 2 से अलग थी, 3 की कहानी 2 से, तो इस फ्रेंचाइज से अभी और भी फिल्में आएंगी। कैरेक्टर्स वही होंगे लेकिन कहानी अलग होगी। भूल भुलैया 2 आई, आपने वो कहा कि अपने कार्तिक कोला है, तुम्हारी फ्रेंचाइज है, वी हैव टू टेक इट अहेड। आपने 3 बनाई, अब आप भूल भुलैया के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? वेयर इज दिस गोइंग टू गो फ्रॉम हियर? नहीं, डेफिनेटली वी विल प्लान फॉर 4. ओके, बट BB1 वाज अ कल्ट क्लासिक और ये बात खुद डायरेक्टर अनीस बजमी ने भी कन्फेस की थी। एक लास्ट सवाल, मैंने अभी सुना है कि भूल भुलैया 3 फर्स्ट और 2 से दोनों से कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? दोनों से कनेक्टेड है? No. First is a classic film. हाँ तो भाई ये थी इन दोनों फिल्मों के एंडिंग एंड क्रेडिट सीन्स का एक्सप्लेनेशन। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।